हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ई साइंस प्लस चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले वो चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक है। अभी तक हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए डिस्कशन किए थे, तो उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टोटल 4 टाइप्स के हमने डिस्कशन किए। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद में फिर लास्ट में हमने डिस्कशन किया था ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे। आज हम बात करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास और वांट ऑफ फैक्टर। दोनों क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मोलर मास। तो मोलर मास नॉर्मली जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर किसी भी कंपोनेंट का फॉर्मूला गिवन है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसका एटॉमिक मास कितना है, उसको हमने ऐड कर दिया तो हमें मोलर मास मिलेगा। ऐसे हम कैलकुलेशन करते थे मोलर मास का। अब हमें रीड करना है एबनॉर्मल मोलर मास, मतलब एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। हमने अलग अलग इक्वेशंस देखे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का जो था, वहां पे डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2 मीन्स एक्स ऑफ सॉल्यूट, वो देखा। इसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम देखा, मोलैलिटी। फर्दर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, मोलैलिटी देखा। उसके बाद लास्ट वन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये सब कंडीशंस में हमने फॉर्मूला जो डेरिवेशन किया, वहां पे दो फॉर्मूला डिराइव किया। एक तो सिंपल जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग, सेकेंड वन मोलर मास का इक्वेशन हमने फॉर्म किया। अब जितने भी मोलर मास हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम थियोरेटिकल वन। थियोरेटिकल मतलब जो हमने बोला कि फॉर्मूला जैसे दिया है उससे हमने कैलकुलेट किया। तो इसका मतलब जो भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के थ्रू मोलर मास का, वो मोलर मास की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल होगी, और जो हम फॉर्मूला के बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमारी वो वैल्यू होगी थियोरेटिकल। ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा मास का, थोड़ा तो डिफरेंस होगा, या तो वो कम होगा या तो वो ज्यादा होगा। वो क्यों होगा, वो रीजन हम डिस्कशन करेंगे। तो उसी को, वो जो मास है उसी को हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास। देखते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, the actual molar mass of solute can be determined if solution follows two conditions। अगर सॉल्यूशन दो कंडीशंस को फॉलो करेगा तभी वो हम एक्चुअल मोलर मास कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमें ध्यान रखना होगा कि जो एक्चुअल मोलर मास है वो कौन सी दो कंडीशंस है। तो वहां पे सबसे पहला कंडीशन, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूटेड होना चाहिए, एकदम डाइल्यूटेड होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, एसोसिएशन कंबाइन होना, और डिसोसिएशन ब्रेकडाउन होना। एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स should not occurs in solution। एसोसिएशन और
डिसोसिएशन पार्टिकल्स का होना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से अगर ये दो कंडीशन कोई भी सॉल्यूशन फॉलो कर रहा है तो हम उसका एक्चुअल मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो तब क्या होगा? उस टाइम पे जो भी मोलर मास मिलेगा उसे हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। हेंस ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन of solute particles in the solution, number of molecules या फिर solute का जो particles होगा वो will be change। अगर एसोसिएशन होगा तो वहां पे क्या होगा? कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होगा तो जितने भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अगर डिसोसिएट हो रहा है तो पार्टिकल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशंस में विल बी चेंज एंड देयरफॉर मोलर मास obtained by colligative properties equations will be different from theoretical value of molar mass, and this molar mass is known as abnormal मोलर मास। ये मोलर मास को हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास। समझना, अच्छे से इसको समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन और डिसोसिएशन जब भी होगा तो वहां पे कैसे चेंजेस आएंगे, कैसे हम डिटर्मिनेशन करेंगे कि नहीं ये एबनॉर्मल मोलर मास है हमारा। जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने देखे, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने कौन कौन से देखे, तो वहां पे सबसे पहले हमने देखा था डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट, और x2 हमने लिखा था। दूसरा था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। बाद में देखा था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। उसके बाद में एक इक्वेशन देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये सारे इक्वेशंस में हमने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का सब्जेक्ट बना के उसका फॉर्मूला डिराइव किया है। अब यहां से जो हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है तो उसकी वैल्यू थियोरेटिकल वन से डिफरेंट आएगी, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होगा? चेंज होगा। नंबर ऑफ molecules will be change in the solution, जिसकी वजह से उसका मोलर मास में डिफरेंस मिलेगा, और ये जो मोलर मास हमें मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास। अब डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे उसका? एबनॉर्मल मोलर मास को अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होगा? सो दैट विल बी डिटर्मिनेशन ऑफ abnormal molar mass।
एबनॉर्मल मोलर मास का डिटरमिनेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए दो कंडीशन होंगी। पहला, जो फर्स्ट कंडीशन है, फॉर एसोसिएशन ऑफ solute particles in solution। जब भी एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों के केस में हम देखेंगे। एसोसिएशन का मतलब क्या, कंबाइन होना। फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि यहां पे n मॉलिक्यूल्स ऑफ A है और जब भी हम सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है कुछ AN में। किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, AN में। अब यहां पे क्या देखने को मिला आपका, यहां पे A तो है लेकिन उसके कितने हैं, N जितने, तो यहां पे आएगा N सिंगल मॉलिक्यूल। N नंबर ऑफ एटम्स के N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पे है और यहां पे सिर्फ वन सिंगल मॉलिक्यूल्स। अगर सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएशन होता है तो उसके लिए ये कंडीशन होगी। अब ये कंडीशन हुई तो आपको क्या देखने को मिला, यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कोई भी 10 20 जो भी हो। यहां पे क्या हुआ, सब कंबाइन होकर के सिर्फ एक मॉलिक्यूल मिला, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे, डिक्रीज हो रहे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, वेरिएशन आएगा, जिसकी वजह से मोलर मास भी चेंज होगा। नॉर्मली व्हेन association occurs then number of molecules decreases in the solution। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। एंड ड्यू टू विच डिफरेंस इन molar mass will be observed। The colligative properties, a molar mass of solute is inversely proportional to the colligative properties। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, तो उसका स्टेटमेंट क्या होगा, मोलर मास ऑफ solute is inversely proportional to colligative properties, and that will be also dependent upon the number of particles or solute particles present in solution। अगर हम ये कंडीशंस देखें तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एसोसिएशन के केस में क्या देखने को मिलेगा, ये पूरा रिलेशन हमें याद रखें तो ये पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे आपने देखा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज होगा तो मोलर मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेम ये जो रिलेशन हमने फाइंड आउट किया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, वो आप ये इक्वेशंस में देख सकते हो। यहां पे अगर हम मोलरिटी में मास को सब्जेक्ट बनाए तो डेल्टा टी एफ कहां आएगा, अपोजिट साइड में आएगा,
नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, तो डिनोमिनेटर में आने की वजह से वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही रहने वाला है। तो यहां से हम ये सिंपल सा स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हैं कि एसोसिएशन के ड्यूरिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। तो जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, लार्जर होगा एज कंपेयर टू द मोलर मास ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो यहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के केस में हमने कैलकुलेशन किया था मोलर मास का वो, और एक्चुअल जो थियोरेटिकल मास होगा सॉल्यूट का वो, दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। सिमिलरली हम डिसोसिएशन के लिए डिस्कशन करेंगे, तो डिसोसिएशन के केस में क्या होगा वो देखेंगे। अब ये कंडीशन में यहां पे जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये कंडीशन में जो ऑब्जर्व मोलर मास होगा, ऑब्जर्व मोलर मास will be greater than theoretical molar mass। उससे क्या होगा, मैक्सिमम रहने वाला है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो एसोसिएशन वाला, जो सेकेंड वन है दैट इज डिसोसिएशन, dissociation of solute particles in solution। अब यहां पे आप एग्जांपल्स, यहां पे एक चीज रहेगी एग्जांपल्स। एग्जांपल के लिए क्या आएगा, तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम एसिटिक एसिड को कंसीडर करें, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, जब भी एसिटिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड दैट इज C6H5C डबल बॉन्ड O OH, ये दोनों के सॉल्यूशन को जब हम बेंजीन में कंसीडर करते हैं तो ये डाइमर के फॉर्म में होते हैं। डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं और दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। तो दैट इज जो अट्रैक्शन फॉर्म होगा वो अट्रैक्शन फॉर्म होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग की वजह से। तो यहां पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो गया। पहले हमने जितने मॉलिक्यूल्स ऐड किए थे, सपोज 2 मॉलिक्यूल्स ऐड किए थे स्टार्टिंग में सॉल्यूट के, लेकिन जब वो सॉल्यूशन के फॉर्म में गया तो दोनों साथ में कंबाइन हो गए तो एक ही बना ना। सेम यहां पे C6H5 OH डबल बॉन्ड, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्शन हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन में डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल साथ में कंबाइन हो जाते हैं। यहाँ पे हम n मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पे ये दोनों दो मॉलिक्यूल साथ में होंगे सॉल्यूशन में, तो जिसकी वजह से उसका मोलर मास क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। यहाँ पे अगर सिंगल मॉलिक्यूल है तो सिंगल मॉलिक्यूल का कुछ 60 जितना होगा, लेकिन सॉल्यूशन के केस में हम कैलकुलेट करेंगे तो वो डबल हो जाएगा। डबल मतलब 120 जितना हो जाएगा। तो ये थोड़ी डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा जो हम एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन करेंगे अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, तो नॉर्मली अगर कंसीडर करो कि हमारे पास में AB मॉलिक्यूल है और इसको सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करने के बाद किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट में वो दो में कन्वर्ट हो गया, A और B में डिसोसिएट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो ब्रेक डाउन होने के लिए सिंपल आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे कि NaCl अगर है तो वो Na प्लस फॉर्म कर लेगा सॉल्यूशन के अंदर और Cl माइनस फॉर्म कर लेगा, आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आयंस नहीं किया, सिर्फ पार्टिकल्स के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐड हमने कितना किया, 1 पार्टिकल। यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हो गए सॉल्यूशन के अंदर, 2 पार्टिकल्स हो गए, मींस डबल हो जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जितना वो मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर वो डिपेंडेंट हो रहा है कैसे वो डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले यहां पे स्टेटमेंट आएगा, व्हेन डिसोसिएशन occurs then
number of molecules increases in solution and due to which difference in molar mass will be observed, जिसकी वजह से मोलर मास में डिफरेंस देखने को हमें मिलेगा। अब सेम थिंग, अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो मोलर मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके लिए यहां पे स्टेटमेंट ये आएगा कि ऑब्जर्व मोलर मास will be less than the theoretical molar mass. ऑब्जर्व मोलर मास जो होगा वो थियोरेटिकल मोलर मास के कंपेयर में कम होगा। तो इसके बेसिस पे जो डिफरेंस आ रहे हैं थियोरेटिकल और ऑब्जर्व मोलर मास में, इसी को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये एबनॉर्मल मोलर मास का जो एरर है बोल लो, या फिर पार्टिकल्स का एसोसिएशन और डिसोसिएशन के थ्रू बोल लो, उसके लिए हम वांट ऑफ फैक्टर को यूज करेंगे। वांट ऑफ फैक्टर को यूज करने के बाद सारे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला मॉडिफाइड हो जाएगा। मॉडिफाई होगा, इसका मतलब तब वहां पे भी हम वांट ऑफ फैक्टर की हेल्प से जो भी एबनॉर्मल मोलर मास और जो भी मोलर मास है पार्टिकल्स का, सॉल्यूट पार्टिकल्स का, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे वांट ऑफ फैक्टर का। वांट ऑफ फैक्टर को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल आई से। अब है क्या वांट ऑफ फैक्टर? इट इज अ रेशियो ऑफ, आई इज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास, normal molar mass of solute and observed or abnormal molar mass, molar mass of solute। यही वांट ऑफ फैक्टर का डेफिनेशन भी है। वांट ऑफ फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ normal molar mass of solute and observed or abnormal molar mass of solute। तो जो नॉर्मल मोलर मास है वो नॉर्मल मोलर मास को ही हम बोलते हैं थियोरेटिकल मोलर मास। थियोरेटिकल मोलर मास, और जो ऑब्जर्व्ड और एबनॉर्मल है जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। तो ये आई का वैल्यू, तो वो क्या मिलेगा हमें, एक पर्टिकुलर एक रेशियो के फॉर्म में मिलेगा, जो भी डिफरेंस होगा उसका एक रेशियो मिलेगा, और इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे कहां पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर। फर्दर उसके बाद में हम इसका फॉर्मूला भी मॉडिफाइड करके देखेंगे। अब अगर आई की वैल्यू देखें तो थियोरेटिकल, यहाँ पे थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल मोलर मास और एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। अब तीन कंडीशन है इसके लिए। तीन कंडीशन कौन सी है? तीन कंडीशन ये है, पहला कंडीशन, अगर कोई भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, इफ एनी एसोसिएशन और dissociation doesn't occurs। अगर कोई भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं होगा,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं होगा तो ऑब्जर्व मोलर मास और थियोरेटिकल मोलर मास के बीच में कोई भी डिफरेंस रहेगा नहीं, जिसकी वजह से आई की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1। Therefore, for that I will be equal to 1। किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे जिसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन ना हो? तो फॉर एग्जांपल कौन से सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो भी देख लेते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स लाइक यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज एक्सेट्रा, इन सब के केस में कोई भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता नहीं है। सेकेंड कंडीशन, फॉर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, अगर एसोसिएशन होगा तब आई की वैल्यू क्या होगी? एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होंगे तो जो ऑब्जर्व मोलर मास था वो क्या था? ग्रेटर देन थियोरेटिकल था। अगर इसकी वैल्यू बड़ी हो और इसकी वैल्यू स्मॉलर हो तो क्या आएगा? द आई की वैल्यू विल बी लेस देन 1। आई की वैल्यू 1 से क्या आएगी? कम आएगी। फॉर डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, अगर डिसोसिएशन होगा तो क्या करें? डिसोसिएशन होगा तो ऑब्जर्व मोलर मास क्या होगा? लेस होगा, थियोरेटिकल मोलर मास ज्यादा होगा। ऑब्जर्व कम होगा और थियोरेटिकल वाला ज्यादा होगा। तो ये वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू कम, तो दैट विल बी ग्रेटर देन 1। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। क्लियर है? इतनी बातें हमें समझ में आएगी। दोनों का रेशियो है तो एक वैल्यू, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो आई की वैल्यू लेस देन 1, ये वैल्यू मिनिमम होगी तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, जिसकी वजह से आई की वैल्यू 1 आएगी। अब इंक्लूजन ऑफ want of factor in colligative properties, उसमें इसको हम क्या करेंगे? इंक्लूड कर देंगे। तो want of factor जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था उसमें पहला वाला क्या था हमारे पास? डेल्टा P डिवाइड बाई P नॉट इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला में हमें आई को इंट्रोड्यूस कर देना है। वांट ऑफ फैक्टर को क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना है। ये तो हो गया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। दूसरा था ये फर्स्ट वन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड वन था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पे क्या होगा? डिप्रेशन का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो यहां पे भी क्या कर देना है? आई को इंट्रोड्यूस कर देना है। थर्ड वन था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे हो जाएगा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है। फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर था, उसमें हमने क्या फॉर्मूला निकाला था? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो यहां पे क्या आ जाएगा? आई। तो ये हो गए सारे मॉडिफाइड, जितने भी फॉर्मूलाज हमने देखे थे वो सारे का मॉडिफिकेशन हो गया। किसकी वजह से? एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से। अब आप खुद ही देख लो कि कोई भी अगर कंडीशन है तो वहां पे कंडीशन में क्या आने वाला है। नॉर्मली जो भी आई की वैल्यू है, अगर वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। हर जगह 1 रखोगे तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्टेंट
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मिलेगा। अगर वो एसोसिएट होगा, एसोसिएशन होगा या फिर डिसोसिएशन होगा तो वहां पे हमें चेंज देखने को मिलेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर। इसके बेसिस पे ये पूरा डिस्कशन एबनॉर्मल मोलर मास का और वांट ऑफ फैक्टर का। अब हमने बोल तो दिया कि आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। अब हमें डिस्कशन करना है वांट ऑफ फैक्टर का, जो कि हम करेंगे आगे। वो दो कंडीशन में आएगी। पहली कंडीशन वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेशन होगा। पहला, अगर 100% डिसोसिएशन हुआ तो 100% डिसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए तो, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद डिसोसिएट हो गए। उसके बाद सेकेंड कंडीशन, अगर 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो तब क्या होगा। फर्दर, अगर एसोसिएशन हो रहा है, 100% एसोसिएशन हो रहा है तब क्या होगा, और 100% डिसोसिएशन हो रहा है तब क्या होगा। ये दोनों कंडीशन के 4 कंडीशंस हो जाएंगे तब, एसोसिएशन में 2 और डिसोसिएशन में 2। उसके लिए हम डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना नोट कर लीजिए। अभी वांट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के लिए कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन भी 2 टाइप से। पहला कि कंप्लीटली डिसोसिएशन हो, व्हेन 100% डिसोसिएशन अकर्स। जब भी टोटली 100% डिसोसिएशन होगा तो वहां पे क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में NaCl है, स्टार्टिंग में सॉलिड फॉर्म में NaCl है, जब भी हम उसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- हो जाएगा। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 100% डिसोसिएशन कहां पे अकर्स होगा, तो जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वहां पे। वहां पे 100% डिसोसिएशन होने वाला है। तो इसके लिए जो आई की वैल्यू आएगी, वो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। सेम जब भी हम बेरियम क्लोराइड ऐड करें BaCl2 तो क्या मिलेगा, डिसॉल्व करने के बाद Ba+2 और 2Cl-। कितने पार्टिकल हुए, एक Ba+2 हुआ और 2 Cl-, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 3। सिमिलरली AlCl3 तो क्या फॉर्म होगा, Al+3 + 3Cl-। तो यहां पे आई की वैल्यू कितनी आएगी, एक Al+3 और 3 Cl-, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 4। सेम फॉर K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो क्या मिलेगा, 4K+ FeCN6 -4, 4 और 1 5, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो ये तो हो गया कंडीशन कब, जब 100% डिसोसिएशन होगा, तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ही आई की वैल्यू हमें मिलने वाली है। लेकिन सेकेंड कंडीशन, इफ 100% डिसोसिएशन does not occur, अगर 100% डिसोसिएशन नहीं होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, तब क्या होगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है AB, उसका डिसोसिएशन हो रहा है A में और B में, या फिर A+B- जो भी आप कंसिडर कर रहे हो। कंसिडर करो कि इनिशियली कितने मोल्स प्रेजेंट है इसके, इनिशियल मोल्स कितने प्रेजेंट है, तो ये कितना होगा, 1 होगा, ये कितना होगा, 0 0 होगा। जब ये सॉल्यूशन फॉर्म हो जाए
और जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब सॉल्यूशन हम फॉर्म कर रहे हैं तब कितना होगा। कंसीडर करो कि ये जो है वो अल्फा जितना डिसोसिएट हो रहा है, जो डिसोसिएशन है इसका सॉल्यूशन के अंदर वो कितना हो रहा है, अल्फा जितना हो रहा है, तो इसका बचेगा कितना मोल्स, 1 माइनस अल्फा जितना बचेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा जितना तो वो डिसोसिएट हो गया, तो बचेगा कितना 1 माइनस अल्फा। नाउ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो 1 माइनस अल्फा ए बी का प्लस ए का कितना अल्फा, बी का कितना अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 1 प्लस अल्फा। यही जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा सॉल्यूशन में, वही होता है हमारा वांट ऑफ फैक्ट। जो आई की वैल्यू निकालेंगे तो नॉर्मली जो प्रेजेंट था आई क्या है, रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली जितना भी प्रेजेंट होगा वही हमारा क्या होने वाला है, अल्फा होने वाला है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज एडेड। इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute after dissociation divide by number of moles of solute before dissociation। चाहे एसोसिएशन का चाहे डिसोसिएशन का दोनों का सेम आएगा, एक आफ्टर पहले होगा बाद में फिर बिफोर होगा। तो कितना आया, आई की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस अल्फा, आफ्टर डिसोसिएशन कितना मिला टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस अल्फा। पहले कितना था, तो पहले कितना था सिर्फ 1, therefore आई विल बी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। कंसिडर करो भी यहीं पे, क्या कंसिडर करें, इसमें कितने एटम्स हैं, 2 एटम for diatomic molecule, for diatomic molecule I is equal to 1 plus अल्फा, ये मिला। अगर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है तो फॉर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल तब क्या होता, तो यहां पे एक और सपोज ये अगर ए बी सी होता तो यहाँ पे और सी आता था, तो इनिशियल उसका कितना होता 0 जितना, तो यहाँ पे कितना आता अल्फा आता, फिर वापस यहाँ पे हम क्या करते प्लस अल्फा करते, तो यहाँ पे कितना आता 1 प्लस 2 अल्फा आता, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए कि अगर 3 पार्टिकल्स हुए तो क्या होता। अब सेम यहां पे, अब आप 2 चीज ऑब्जर्वेशन करना, क्या, जब भी हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो डिसोसिएशन अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां पे जब 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो 1 अल्फा आ रहा है, 3 मॉलिक्यूल ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो 2 अल्फा आ रहा है, अगर टेट्रा ले तो कितना आएगा 3 अल्फा आएगा। फॉर टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल आई विल बी इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा। अगर हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले ले, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आई इज इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस, सपोज n जितने मॉलिक्यूल है उसमें, तो ये 4 था, टेट्रा मतलब 4, तो यहाँ पे कितना आया 3, तो अगर n मॉलिक्यूल्स होंगे तो कितना आएगा n माइनस 1 अल्फा आएगा। अब यहां से अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो तो कितना मिलेगा, तो i
1 को ये साइड ले लो, -1 इज इक्वल टू n-1 इंटू अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू i-1 डिवाइड बाय n-1, where अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ओके, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक, तो ये हो गया किसके लिए, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए। नोट करो इसको, इसके बाद में हम देखेंगे एसोसिएशन वाले केस। अभी हम बात करेंगे वांट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन। जब ये एसोसिएशन होगा तो वहां पे क्या होगा, तो यहां पे सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन 100% एसोसिएशन occurs, जब ये पूरा 100% एसोसिएशन होगा तो वहां पे क्या होने वाला है। सबसे पहले सिंपलेस्ट एग्जांपल जो हमने एसिटिक एसिड के लिए बोला था कि अगर ये CH3COH है तो जब भी इसका सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो वो क्या फॉर्म कर लेगा, CH3COOH ट्वाइस, ऐसा हो जाएगा, मतलब कंबाइन हो जाएगा। तो मतलब इसके कितने होंगे 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू कितनी होगी, तो स्टार्टिंग में कितना 2 ऐड कर रहे, डबल ऐड कर रहे, लेकिन फाइनली कितना हो गया 1 हो गया। तो ये दोनों के कंपेयर में कितना रहने वाला है, सपोज अगर ये 100 जितना है इसका मोलर मास, तो इसका कितना मिलेगा 50 जितना मिलेगा, हाफ ही मिलेगा। तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं, फॉर डाई एटॉमिक molecules I will be is equal to 1/2, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो फॉर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। फॉर टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। ये डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, कम होंगे। वहां पे क्या हो रहा था, डबल ट्रिपल, आई की वैल्यू 2 3 4 5 हो रहा था डिसोसिएशन के केस में, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब अगर 100% एसोसिएशन हो रहा है तो उसका, अगर 100% एसोसिएशन ना हो तो सेकेंड केस, इफ 100% association doesn't occurs, then what happen? For example, अगर कोई A मॉलिक्यूल है और वो फॉर्म कर रहा है AN जितना, इनिशियली कितना प्रेजेंट होगा, इनिशियल कितना होगा 1 जितना होगा, और ये कितना होगा 0 जितना होगा। एट इक्विलिब्रियम और आफ्टर डिसोसिएशन, सपोज इसका डिसोसिएशन कितना हो रहा है x जितना हो रहा है, तो ये कितना बचेगा 1 - x बचेगा। अब ध्यान देना, ये x इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड कितने मॉलिक्यूल के लिए होगा, n मॉलिक्यूल्स के लिए होगा। यहाँ पे n एटम्स है ना, तब जाके वो कंबाइन होकर n फॉर्म करेगा। तो एक के लिए कितना आएगा, तो दैट विल बी x/n होगा। वेयर इज द n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा तो 2 आएगा, ट्राई होगा तो 3 आएगा, ऐसे। अगर n पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वहां पे ये कंडीशन आएगी। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे वहां पे,
टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई एन, ये मिलेगा। अब सिमिलरली जैसे हमने पहले कैलकुलेशन किए थे, ठीक वैसे ही आई की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और बिफोर एसोसिएशन। नंबर ऑफ total number of moles of solute after association divided by total number of moles of solute before association। तो आफ्टर एसोसिएशन कितना आया, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई एन डिवाइड बाई, पहले कितना था 1 जितना ही था, पहले कितना था 1 जितना ही था। तो क्या मिलेगा हमें, आई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई एन। अगर वैल्यू हमें निकालनी हो तो वो वैल्यू हम कैसे कंसिडर करें, i माइनस 1 विल बी इक्वल टू एक्स बाई एन माइनस एक्स। तो यहां से क्या मिलेगा, i माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स कॉमन हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस एन, या फिर 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन एन माइनस 1, या फिर x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं आई माइनस 1 डिवाइड बाई एन का मल्टीप्लाई करो 1 माइनस एन डिवाइड बाई एन, एन कहाँ चला जाएगा ऊपर, एन इंटू आई माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एन। ये मिल गया हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू, वेयर x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, i क्या है, क्वांट ऑफ। ये हो गया पूरा एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए कैलकुलेशन। इसके बाद में फिर हम डिस्कशन करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, कैसे उसके न्यूमेरिकल्स हमें डिस्कशन करने हैं। ओके, नोट कर लो।